एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का जो विषय है, अगर आपने देखा हो अपने सिलेबस में, तो उसके दौरान आज हम लोग जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम को कवर अप करने वाले हैं। ये हमारा सेल, टिश्यू, बोन्स और डाइजेस्टिव के बाद चौथा महत्वपूर्ण टॉपिक है। और बेसिकली ये आपके सिस्टम में, आपके सिलेबस के सिस्टम में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। देखिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है बहुत क्लिष्ट सिस्टम नहीं माना जाता है। अगर देखा जाए नेट जेआरएफ के हिसाब से तो बहुत बहुत आसान सिस्टम है, और कायदे से अगर हम लोग पढ़ा जाएगा तो विद इन 30-40 मिनट्स में हम लोग इसे समाप्त कर लेंगे। इतना आसान चैप्टर है। प्रश्न बहुत ज्यादा होते नहीं है इसमें, और इसलिए हमें परेशान होने की इसमें आवश्यकता है नहीं। अब जो हमारा आज का जो टॉपिक है, मैं ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आप देखिए। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली एक्सक्रीटरी सिस्टम से संबंधित है। एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब होता है कि आपके शरीर से निकलने वाले त्याज्य पदार्थों को जो बाहर बहिर्गमित कर दे, जो बाहर निकाल दे, उसे एक्सक्रीटरी सिस्टम कहा जाता है। नेट जेआरएफ के दृष्टिकोण से इसमें कुछ प्रश्न जो है जी के नुमा यानी जनरल नॉलेज नुमा प्रश्न ही पूछे जाते हैं। और सामान्यतः योग एनाटॉमी जो है, योग में जो एनाटॉमी आती है, उसमें प्रश्नों की श्रृंखला बहुत ज्यादा है नहीं, तो इसलिए आपको इसमें बहुत परेशान नहीं होना है। और बहुत स्थिरता पूर्वक भी अगर आप इस चीज को देखेंगे तो बड़ा आराम से हम लोग इसको क्रॉस कर जाएंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम में कुछ अंगों को हम लोग लेके चलते हैं, क्या क्या है उसे उसे अभी देखा जाएगा, किस किस प्रकार से एक्सक्रीटरी सिस्टम कार्य करता है। सबसे पहले जो है, सबसे पहला जो है, ये जरूरी क्यों है, पहली जो स्लाइड कहती है ना, क्योंकि देखिए हमारी जो सारी कोशिकाएं हैं, इसका इनका जीवन हमारे जीवन का निर्धारण करता है। यानी कि कोशिका अगर कार्य कर रही है तो उसमें जो भी त्याज्य पदार्थ बनेगा, यानी हमारी कोशिकाओं के द्वारा जो भी त्याज्य पदार्थ बनता है, उन्हें सही समय पे शरीर से यदि बाहर ना निकाला गया तो उन त्याज्य पदार्थों के कारण कोशिका की मृत्यु संभावित होती है। और एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या करता है, रक्त की सहायता से और विशेष ऑर्गन जो है हमारी किडनी, उसकी सहायता से जितने भी बाहरी तत्व हैं उनको बाहर निकाल फेंकता है। एक बात। दूसरी बात ये कि क्या सिर्फ किडनी ही है एक्सक्रीटरी सिस्टम का हिस्सा, तो ऐसा नहीं है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में प्रॉपर अगर देखा जाए तो किडनी आती है, यूरेटर यूरेथ्रास भी आती है, परंतु जो महत्वपूर्ण है, इनके अलावा जो कम महत्वपूर्ण होते लेकिन इनका भी अपना अलग स्थान है, उसमें स्किन होती है, उसमें आपकी आंखें, आंखों के पास का जो कोंचा होता है, इंफीरियर कोंचा, ये भी आपके एक्सक्रीटरी में काम आता है। कानों से भी निकलते हैं जो वैक्स वगैरह, उनका भी अपना महत्वपूर्ण स्थान है। नाक भी, और यहाँ तक कि मुख को भी माना जाता है सब्सिडरी ऑर्गन्स के तौर पे। ठीक है, चेस्ट भी आता है। आपको ये बात मैं बताऊं कि चेस्ट जो है, लहसुन और प्याज जो होती है, उसका जो पूरा का पूरा त्याज्य पदार्थ है, उसका लगभग 80% से 85% हिस्सा आपके छाती या फेफड़ों से होकर बाहर निकलता है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में ये सारे अंगक भी महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। ठीक है, द सेल्स वुड कंटिन्यू टू गेट बिगर एंड बिगर इफ दे ओनली टुक इन मॉलिक्यूल्स। हाँ, ये वही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि कोशिकाएं जो है अगर सिर्फ लेती जाएंगी, देंगी नहीं, यानी एक्सक्रीट नहीं करेंगी, तो उनकी मृत्यु संभावित हो सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये है आपकी किडनी। किडनी का ये हिस्सा अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक किडनी को अगर आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये रेनल पेल्विस है, यूरेटर जो है, यूरेटर का मतलब जो मूत्रवाहिकाएं होती हैं जिसमें से पेशाब होके निकलता है। ठीक है, तो ये यूरेटर हो गया। रेनल पेल्विस, रेनल शब्द जहां भी आएगा वो किडनी से संबंधित है। रेनल वेन मतलब किडनी से संबंधित जो वेन्स हैं, है ना, आर्टरीज है। आर्टरीज और वेन को आप जानते होंगे, शुद्ध और अशुद्ध रक्त के लिए जो यूटिलाइज की जाती है। फिर कॉर्टेक्स और मेड्यूला, ये आपकी किडनी का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। कॉर्टेक्स बोलते हैं ये ऊपर वाले हिस्से को, ये देख रहे हैं आप, ये जो दो दीवालों के बीच का जो जगह है ना, इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। और मेड्यूला बोलते हैं जस्ट उस अंदर वाली जो दीवार है उससे लेके, और जिसमें अभी आगे हम लोग देखेंगे क्या कैसे ये कार्य करता है, तो उसको बोलते हैं अंदर वाले हिस्से को मेड्यूला। मेड्यूला का जो जस्ट पीछे का हिस्सा, ये व्हाइट वाला जो आपको दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं पेपिलाज। ठीक, पेपिलास के ऊपर जो ये जो अपर लेयर होती है, इसको पिरामिड बोलते हैं। इसका कोई उपयोग विशेषतया मतलब प्रश्न की दृष्टि से है नहीं। और फिर ये किससे बनता है किडनी, तो किडनी बनती है फाइब्रस कैप्सूल्स से। तो हमें किडनी के ओवरऑल फंक्शंस में सिर्फ इतना ही याद रखना है जो मैं आपके समक्ष अभी प्रदर्शित किया।
इसके बाद कुछ हमारे शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है। क्या क्या वेस्ट प्रोडक्ट है? तो कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे शरीर से वेस्ट के तौर पे बाहर निकलता है, जिसमें फेफड़े अपना महत्वपूर्ण स्थान निभाते हैं। अमोनिया जो है, क्या कहते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की सांद्रता का एक तत्व है, उसे भी बाहर निकलना होता है ना। ये पानी के साथ में, मूत्र के साथ में, कई बार पसीने के साथ में बाहर निकलता चला जाता है। और अमोनिया की ही गंध होती है, पसीने वगैरह से जो आती है बहुत ज्यादा, वो अमोनिया की ही गंध होती है। ठीक है, ये जब प्रोटीन टूटता है खास करके, तो अमोनिया का निर्धारण संभावित होता है। अमोनिया को कैसे बाहर निकालता है? ये जो है वो बेसिकली कोशिकाओं के द्वारा ब्लड स्ट्रीम में बहा दी जाती हैं, और उसके बाद फिर धीरे धीरे लीवर की तरफ ले जाती हैं, फिर ये यूरिया में कन्वर्जन होता है, और फिर धीरे धीरे यूरिन के साथ में किडनी से होता हुआ बाहर निकल जाता है। किडनी का कार्य क्या है? किडनी का कार्य है रक्त को शुद्ध करना, शुद्ध करना इन द सेंस कि रक्त से जो भी भारी तत्व है उनको बाहर निकाल के फेंक देना। ठीक है, किडनी के अलावा जो है, अब इसके बाद इनमें किडनी का दूसरा एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है, वो है आपके शरीर का पीएच बनाए रखना। पीएच को मतलब होता है पावर ऑफ, पीएच का जो मतलब है वो है पावर ऑफ हाइड्रोजन। आपके शरीर में जो भी हाइड्रोजन रिलेटेड सांद्रता है उसको बरकरार रखना। आप एसिडिक हो रहे हैं, आप क्षारीय मतलब क्षारीय हो रहे हैं या अम्लीय हो रहे हैं, है ना, उसको जस्टिफाई करना ये किडनी का कार्य है। और इसके लिए एक हार्मोन बड़ा जबरदस्त यूज होता है, जिसको बोलते हैं एडीएच, जिसको सामान्य भाषा में वैसोप्रेसिन भी बोल दिया जाता है कई बार। वैसोप्रेसिन एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन्स, जब प्यास वगैरह का सिस्टम आता है ना, वो प्यास लग रही है पानी, इसमें रेनल आर्टिकुलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मैं भी आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से ये कार्य करती है। हम मैं आपके सामने एक एक वीडियो शेयर करने जा रहा हूं। आप इस वीडियो को देखेंगे तो मुझे अपेक्षा है कि आप किडनी के विषय में बहुत आसानी से समझ पाइएगा। ठीक है, ये है ये आप किडनी को देख रहे हैं। देखिए, ये है बेसिकली आपके शरीर की किडनी। ठीक है, दो इसके ऊपर ये जो टोपी लगी पड़ी है ना, ये होती हैं ग्रंथियां। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, कौन सी ग्रंथि बोलते हैं, कौन बताएगा, बताओ? एड्रिनल ग्लैंड्स, है ना। रेनल जो शब्द है लास्ट का, एड्री का मतलब जो ऊपरी हिस्से में रखा पड़ा है, टोपी की जैसी जो संरचना है, तो ये एड्रिनल दो ग्रंथियां हो गई आपकी। बेसिकली ये जो है आपके लंबर के हिस्से के आसपास में पाई जाती है, किडनी जो है वो पाई जाती हैं। अब आप देखिए, ये किडनी की वास्तविक संरचना है। ठीक है, ये जो लाल वहिकाएं दिख रही हैं, ये इनका कार्य क्या है? इनका कार्य है आपके शरीर के द्वारा जो भी जिस भी खून में ऑक्सीजन होता है उसको कैरी करके लेके चलना। और ये जो ब्लू दिख रही है, इनका कार्य क्या होता है? जो भी रक्त जिससे ऑक्सीजन लिया जा चुका है उसे लेके जाना। तो ये जो क्या कहते हैं, ब्लू और रेड का कॉम्पोजिशन है, यही अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें जो भी भारी तत्व होता है वो किडनी में बाहर निकाल लिया जाता है, और ये यूरिन के द्वारा धीरे 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 बाहर फेंक दिया जाता है। किडनी का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण इसीलिए हो जाता है क्योंकि यूरिया का निर्धारण, यूरिया को बाहर करना, ये किडनी का ही कार्य है। मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि इस वाले हिस्से को, जो ये दो दीवार है, इन दो दीवारों के बीच के हिस्से को कॉर्टेक्स बोलते हैं, और ये जो बड़ा सा हिस्सा है इसको बोलते हैं मेड्यूला। मेड्यूला जो है, इसके ऊपर ये जो है ये कॉलम होता है, और इनके साथ में किडनी की संरचना बनती है। किडनी में कुल ले दे के 4-5 चीजें होती हैं, याद रखिएगा। एक तो हो गया कॉर्टेक्स, फिर हो गए मेड्यूला, अभी आप देखेंगे ग्लोमेरुलस, उसके बाद ग्लोमेरुलाई, उसके बाद नेफ्रॉन्स देखेंगे, बोमेन कैप्सूल्स देखेंगे। सिर्फ यही 4-5 चीजें हैं वो पूरे की पूरी किडनी का निर्धारण करती हैं। तो आपको सामान्य तौर पे, जैसे मैं एक एक को अगर हम लोग ब्रॉड करके देखें, तो वो देखिए ये अंदर की संरचना है। एक्चुअल में आपको दिख एक रहा है, परंतु अंदर ये ऐसी बहुत क्लिष्ट संरचना है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोमेन्स कैप्सूल्स बोलते हैं। अंदर ये नेफ्रॉन्स है, नेफ्रॉन्स के अंदर की जो संरचना है वो बोमेन्स कैप्सूल है, और इसके अंदर भी ग्लोमेरुलस की संरचना भी आपको दिखेगी। होता क्या है, किस प्रकार से रक्त इसमें जब आपके किडनी से होता हुआ जब ब्लड प्रवेश करता है, तो ये देखिए, ये कुछ इस प्रकार की लास्ट अंतिम संरचना है। जो अंतिम संरचना है, इसको बोमेन नामक एक वैज्ञानिक ने सर्च किया था, इसलिए इसे बोमेन कैप्सूल बोला जाता है। होता क्या है कि जैसे ही रक्त इसमें आया, तो यहाँ पे एक स्पेस होता है, ये जो दो आपकी जो वाहिकाएं हैं, यानी जो वाहिकाओं में परिवर्तन होता है, इसमें हल्का स्पेस होता है। ये स्पेस बहुत माइन्यूट सा कह लीजिए आप। ये स्पेस क्या करता है कि भारी तत्वों को आगे बहने नहीं देता। रक्त की जो क्या कहते हैं कोशिकाएं होती हैं, बड़े आराम से उसको पास कर जाती हैं। जो देखिए, ये वुमेन स्पेस है, इसके आसपास का जो क्षेत्र होता है, इससे क्या होता है, जो भारी तत्व होता है वो बड़े आराम से नीचे की तरफ गिर जाता है, और बाकी जो वाहिकाएं हैं वो अपने रक्त के प्रॉपर स्वरूप को बाहर लेके जाती हैं। देखिए, ये आया और इसमें
धीरे 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 फिल्ट्रेट किया, भारी तत्व इसी बोमेन कैप्सूल्स में रुका और जो ब्लड है वापस से अपने फ्लो को लिया और लेके धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता चला गया। और यूरिन जो है वापस जैसे ये फिल होता है तो वो उसके साथ में बाहर निकल जाता है। देखिए ये है आपके रक्त कोशिकाओं की स्पीड को दिखाया जा रहा है, बेसिकली एंडोथेलियम बोला जाता है इसे। तो ये जो व्यवस्था आप देख रहे हैं, ये जो व्यवस्था आप देख रहे हैं, ये किडनी का महत्वपूर्ण हिस्सा था। किस प्रकार से किडनी जो है वो कार्य कर रही है, किस प्रकार से उसमें क्या कहते हैं कि फ्लो चल रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। अगेन एक बार रिपीट करते हैं तो रेनल आर्टरी से रेनल आर्टरी जो है उससे रक्त आता है और धीरे 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 अंदर की तरफ जाता है। वहां पे भारी तत्व जो होता है वो बाहर की तरफ होता चलता चला जाता है और बाहर की तरफ यानी यूरिन के तौर पे बाहर निकल जाता है। और धीरे धीरे ये जो बाकी की जो व्यवस्था है जिसमें जो ब्लड स्ट्रीम है आपकी वो वापस रिटर्न कर जाती है। मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूं, आप इस वीडियो को देखेंगे तो थोड़ा सा और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जिसमें मुझे लगता है कि आप कुछ समझ पाएंगे। देखिए राइट जो होती है, अच्छा एक प्रश्न बड़ा आता है जनरल टर्मिनोलॉजी में कि जो राइट किडनी होती है वो थोड़ी सी नीचे होती है, क्योंकि यहाँ पे लिवर होता है। लिवर के होने के कारण से राइट किडनी जो है वो थोड़ी सी नीचे और लेफ्ट किडनी जो है वो थोड़ी ऊपर होती है। ठीक है, अब इसके बाद जो है कहां से ये पाया जाता है, तो इसकी संरचना जो है थोरैसिक 12 के आसपास पाई जाती है। ये प्रश्न पूछे जाने की संभावना है कि किडनी की लंबाई लेंथ कितनी होती है, किडनी निम्न में से किन वर्टिब्रीज के बीच में पाई जाती है। तो नंबर 3 तक, नंबर 2 लास्ट पॉइंट तक इसका जो है वो होता है, यानी T2 क्या कहते हैं T12, L1 और L2, L3 तक भी इसकी संरचना कुछ लोगों में देखी जाती है। ठीक है, इसके बाद जब किडनी को मैं आपको बता रहा था कि देखिए ये ग्लोमेरुलस, अगर इसको ब्रॉड करके थोड़ा सा और टर्मिनोलॉजी में देखा जाए तो ये कुछ इस तरीके से व्यवस्था को जस्टिफाई करता है। अब इसमें जैसे यूरिन में क्या होता है, आपके में ब्लड में प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अलावा आरबीसीज है, डब्ल्यूबीसीज है, तो उस प्लाज्मा के साथ में होम्योस्टेसिस की प्रक्रिया को करना है ना, क्या क्या उसमें रुकेगा, क्या क्या बाहर जाएगा, ये जस्टिफाई करना जो है ये ग्लोमेरुलस का कार्य होता है। अब इन पूरे पूरे प्रक्रम में कुछ बातें किडनी जो है वो हमें बाखूबी दर्शाती हैं, जिसको आपको देखना, जानना, समझना चाहिए। मैं आपके सामने एक बार फिर से स्लाइड अपनी शेयर करता हूं, आप इसमें देखेंगे लास्ट में। देखिए ये है ना, ब्लड से जो भी आपका जो ब्लड आया ये कहाँ पहुंचा, ग्लोमेरुलस में। इसे पूरे को एज अ होल क्या बोल रहे हैं हम लोग, इसे बोलते हैं नेफ्रॉन्स की संरचना। ये जो है ये पूरा का पूरा नेफ्रॉन्स है। अच्छा एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, किडनी की बेसिक यूनिट क्या है, तो किडनी की बेसिक यूनिट जो होती है वो होती है नेफ्रॉन्स। न्यूरॉन जो शब्द होता है वो संबंधित होता है आपके नर्वस सिस्टम से, और नेफ्रॉन जो शब्द होता है वो संबंधित होता है आपके किडनी से। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ हार्मोन्स होते हैं जो हमेशा किडनी के साथ में किडनी को प्रभावित करते हैं, है ना। उसमें से क्या क्या है, सबसे पहला हार्मोन है एडीएच। एडीएच का मतलब होता है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन्स। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन ही ऐसा हार्मोन होता है जो आपके शरीर में रक्त पानी से संबंधित व्यवस्था को बना के रखता है। जब भी एक्सेस वाटर मैनेजमेंट होना शुरू हो जाता है, एक्सेस वाटर यूटिलाइजेशन हो जाती है, कई बार आपको बहुत प्यास लग रही है या कई बार आप दवा खा रहे हैं तो भी आप महसूस करते हैं कि बहुत प्यास लगती है, तो वो एडीएच हार्मोन्स के कारण होता है। और एडीएच हार्मोन्स जो होता है वो प्रभावित कर सकता है किडनीज को, और इससे कई बार किडनी जो है वो सिकड़ भी जाती है अंदर की तरफ, है ना। जब हम लोग ये एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ेंगे तो इस हार्मोन्स को थोड़ा सा ब्रॉड तरीके से देखा जाएगा। अल्कोहल जो है वो भी, क्योंकि उसके अंदर भारी पदार्थ बहुत ज्यादा होता है, यूरिन की मात्रा बहुत ज्यादा बनने लग जाती है, रक्त की सांद्रता बहुत तीव्र हो जाती है ना, और वो तनु विलेन के तौर पर निकलना शुरू हो जाता है। लिहाजा कई बार जो किडनी का फंक्शन है वो बहुत तीव्र हो जाता है। किडनी के फंक्शन की तीव्रता के कारण से आपकी किडनी को खराब होना पड़ता है, बाद में उसे डायलिसिस के ऊपर। किडनी को ठीक करने की जो व्यवस्था होती है, यानी किडनी को आराम देने की जो व्यवस्था होती है, उसे डायलिसिस बोलते हैं। और डायलिसिस, ये प्रश्न एक बार नेट में आया हुआ है, पूछा गया है कि क्या कहते हैं, किडनी खराब होने, डायलिसिस निम्न में से किस प्रक्रिया से संबंधित है, किसके रोग निवारण हेतु डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। तो उस समय आपको किडनी याद रखना है। ठीक है, इसके बाद एल्डोस्टेरोन जो होता है, जो पुरुष उत्तेजक हार्मोन माना जाता है, ये भी एक महत्वपूर्ण कार्य प्रदान करता है किडनी को परेशान करने के लिए। और जिसमें क्या है, सोडियम जो है वो सबसे ज्यादा लॉस होना शुरू हो जाता है अगर एल्डोस्टेरोन की मात्रा अतिशय मात्रा में बढ़ जाए। कम हो जाने पे भी, एल्डोस्टेरोन की मात्रा कम हो जाने के कारण भी आपके शरीर पे विभिन्न प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। ये हम लोग एंडोक्राइनोलॉजी में देखा जाएगा। बहुत ज्यादा जो लोग कॉफी पीते हैं, कैफीन जो है वो भी आपके शरीर को
को परेशान कर सकती है, खासकर किडनी को। वो सैल्ट माने नमक जो है और वाटर लॉस को बढ़ाती है, इम्प्रूव करती है। इसलिए कैफीन या जो ये एनर्जी ड्रिंक्स होते हैं, इनका इनका उपयोग कम करना चाहिए। जो एनर्जी दायी दवाएं होती हैं बहुत सारी, है ना, उनका भी उपयोग कम करना चाहिए। बहुत ऊर्जा की आवश्यकता है तो थोड़ा ग्लूकोज ले लीजिए, लेकिन ग्लूकोज की भी एक्सेस मात्रा जो है वो उचित नहीं होती है। कई बार अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ चुका है तो वो भी आपके, हमेशा अगर बीपी बढ़ा हुआ रह रहा है तो वो भी आपकी किडनीज के लिए खराब है। अब किडनीज के अगर सेक्शन में देखा जाए तो जैसा मैंने आपको बताया कि 2 किडनी होती है, T12 से लेके और L1, L2, L3 तक होती है। तो L2, L3 जो है वो बेसिक पार्ट है। अगर आपके सामने आता है प्रश्न कि कहाँ तक है ना, इसका कहाँ तक इसका क्षेत्र है, तो T12 से लेके L3 तक आप इसको लेके चलिएगा। 2 यूरेटर्स होते हैं, है ना, उसका एक ब्लैडर होता है जिसमें मूत्र आके एकत्रित होता है और फिर मूत्र वाहिकाओं से होता है वो धीरे-धीरे वो बाहर फेंक दिया जाता है। तो ये किडनी के कुछ एसोसरी ऑर्गन्स होते हैं। देखिए, जब अच्छी किडनी होती है तो वो कुछ इस प्रकार से दिखती है, आपके सामने है। और वही किडनी जब बुरी हो जाती है तो देख रहे हैं आप, ये कॉर्टेक्स जो है और वो मेडुला किस प्रकार सड़ा हुआ दिख रहा है। तो ये इसका महत्वपूर्ण कार्य है। अब कुछ और किडनीज के बारे में जान लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि इस पे कन्वेक्स और कॉनकेव बॉर्डर होता है। अंदर की तरफ जो है वो कॉनकेव हो जाता है, ऊपर की तरफ कॉन्वेक्स, यानी अवतल और उत्तल, इसका 2 तल होता है किडनीज का। ऊपर की तरफ आप देखें उत्तल लेंस की तरह होती है और अंदर की तरफ से वो अवतल होती है। तो ये एक महत्वपूर्ण फंक्शन है। कॉनकेव साइड यानी जो टुवर्ड्स द इनर कॉनकेव साइड, यानी उत्तल लेंस की, उत्तल की तरह जो व्यवस्था होती है, उसमें एक नॉच पाया जाता है जिसको हम लोग हाइलम बोलते हैं। हाइलम का मतलब होता है क्या, जिसमें से आपकी यूरेटर्स और जो यूरेथ्रास वगैरह, यूरेटर बेसिकली, और रेनल आर्टरीज और रेनल वेन जहां प्रवेश करती है उसको हाइलम बोलते हैं, वो जो गड्ढा होता है। तो ये प्रश्न पूछा गया है कि हाइलम निम्न में से किससे संबंधित है, तो वो किडनी से संबंधित है। इसके अलावा और क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, नेफ्रॉन किसकी बेसिक यूनिट है। और क्या प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला कहाँ पाई जाती है, ऊपरी सतह को क्या किडनी के अंदर जो ऊपरी सतह होती है उसे क्या बोलते हैं, किडनी जो है वो उसके अंदर जो आर्टरीज और वेन जाती है उनका क्या नाम है, उसके अंदर जो उपस्थित गड्ढा होता है जहां से ये आर्टरीज और वेन प्रवेश करती हैं, उस गड्ढे को क्या बोला जाता है, बोवेन कैप्सूल को निम्न में से किस वैज्ञानिक ने ढूंढा था। ऐसे लगभग 10-12 प्रश्न ही बनते हैं, किडनी से ज्यादा प्रश्न बनता नहीं है। तो किडनी को लेकर बहुत परेशान होने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है। द आउटर लेयर ऑफ द किडनीज इज टफ कैप्सूल। जैसा मैंने आपको बताया कि राजमे की दाने की जैसी संरचना होती है, तो थोड़ा हार्ड हार्ड पैलेट होती है, हार्ड लेयर बनती है उसकी, बेसिकली जो टिश्यू होता है उसके उसके कारण से हार्ड लेयर बनाता है। अपर पार्ट जो होता है, इनर पार्ट जो होता है वो बड़ा, जो नेफ्रॉन्स होता है वो बहुत इजीली मूवेबल होता है, इसलिए अंदर वाले पार्ट को लेके बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, रिजिडिटी नहीं देखी जाती है। परंतु बाहरी जो पार्ट होता है, जो कि उसके ऊपर बहुत उसे जर्क मिलता है और कोई हड्डी होती नहीं है जो किडनी की सुरक्षा करे, तो ऐसी स्थिति में किडनी के लिए हार्ड होना या उसकी जो रिजिडिटी है वो उसके टिश्यूज कल्चर के द्वारा ही संभावित है, इसलिए अपर लेयर थोड़ी हार्ड होती है। ठीक है। द रेनल पेल्विस प्रोजेक्शंस कॉल कैल्सिस, इसका कैलिक्स बोलते हैं इसको, इसका कोई उपयोग है नहीं। अब जैसा मैं आपको बता रहा था कि प्रश्नों के बारे में कि किस क्या प्रश्न बनता है, तो सबसे पहला जो ये प्रश्न है, जो आए हुए प्रश्न है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ किडनी, किडनी का फंक्शन क्या है, तो किडनी का फंक्शन क्या है, यूरिया का निगमन करना, यदि उत्तर है तो। इसके बाद इसमें तो 4 ऑप्शन आया था नेट वाले परीक्षा में कि किडनी का निम्न में से फंक्शन क्या है, यूरिया को बाहर निकालना, रक्त से भारी तत्वों का त्याग 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 मतलब त्याज्य कराना, इसके अलावा ये आया था कि पीएच बनाए रखना और वाटर लेवल मेंटेन करने में भी इसकी सहायता, या ऑल ऑफ द एबव निम्न में से, यानी कि जो जितना था ये इन सब का। ठीक है। तो ये किडनी फंक्शन का एक ये सब कार्य है जो आपको याद रखना चाहिए। व्हाट इज द शेप ऑफ किडनी, किडनी का आकार किस प्रकार का होता है, तो राजमे के दाने के समान, है ना, या कॉनकेव कॉन्वेक्स होता है, ये इसका आकार है। इफ अ पर्सन इज पुट ऑन डायलिसिस, देखिए ये प्रश्न आया है जैसा मैंने आपको बताया, इफ अ पर्सन इज पुट ऑन डायलिसिस ही इज सफरिंग फ्रॉम, यदि एक व्यक्ति जो है वो डायलिसिस से गुजर रहा है, तो वो निम्न में से किस शरीर के किस अंग के रोग से पीड़ित है, ये प्रश्न है। तो डेफिनेटली वो हार्ट से तो होगा नहीं, लिवर से होगा नहीं, वो किडनी से होगा। तो डायलिसिस जो शब्द है वो बेसिकली किडनी का शब्द है। व्हाट आर द सिम्टम ऑफ सफरिंग फ्रॉम किडनी डिजीज, किडनी डिजीज से संबंधित रोग होने पे सबसे बड़ा सिम्टम क्या है, तो वो यूरिन से संबंधित है। यूरिया का निगमन होना शुरू हो जाएगा, यूरिया नहीं निकलेगी या बहुत ज्यादा निकलेगी, ये सब किडनी से संबंधित है। कई बार बीपी भी बहुत हाई हो जाता है। When Bowman's capsule and tubal taken together in kidneys form, है ना, बोमन कैप्सूल और ट्यूबल
जो होती है, ये दोनों किस संरचना में एक साथ पाई जाती हैं? तो इसका उत्तर होगा नेफ्रॉन। ये प्रश्नों को थोड़ा सा घुमा के पूछे जाने की व्यवस्था है। तो ये आपके किडनी का ओवरऑल टॉपिक है। अब मुझे लगता है कि किडनी को आप जो है, जितना आपको लग रहा था कि जितना ये कठिन टॉपिक है, तो आपको अभी तक तो पता चला होगा कि किडनी में एक्चुअल में ऐसा कुछ विशेष है नहीं जिसको लेके आप इतने परेशान होंगे। अब अभी तक अगर कोई प्रश्न आपको लगता है कि इससे किडनी से संबंधित पूछा जाना चाहिए या आपको नहीं समझ में आया, तो मैं ये ऑन करता हूँ प्रश्न और आप मेरे से पूछ लीजिए। देखिए, किडनी को लेके आपको बहुत परेशान होना नहीं है। मैंने आपको पहले बताया कि किडनी जो है वो बहुत बहुत शॉर्ट टॉपिक है। सिर्फ इतना याद रखना है कि किडनी का शेप कितना है ना, किडनी जो है वो कितने ग्राम की होती है, कितना उसका जो है किस से किस वर्टिब्रीज तक पाई जाती है। तो किडनी का जो शेप होता है बेसिकली बीन होती है ना, बीन्स, तो बीन के आकार की होती है। लगभग 150 ग्राम पुरुषों में, 145 150 ग्राम पुरुषों में, और 130 से लेके 135 ग्राम की एक किडनी होती है महिलाओं में। लगभग इसकी लंबाई कितनी होती है? तो 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है और 5 से 7 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। और कितनी मोटी होती है? तो 2 से 3 सेंटीमीटर, यानी 10 से 15, 5 से 7 और 2 से 3। ये आपको किडनीज के विषय में याद रखना है। ठीक है। उसके बाद जो है फिर ये पूछा जाएगा कि किडनी की बेसिक यूनिट क्या है? तो आपको किडनी का बेसिक यूनिट तो बिल्कुल तरीके से याद रखना है कि किडनी की बेसिक यूनिट आपके शरीर में क्या क्या मानी जाती है। ठीक है। इसके बाद जो है फिर आपसे ये संभावित पूछा जा सकता है कि यूरिनरी सिस्टम जो है वो निम्न में से किन किन अंगों को लेके चलता है? तो वो भी आपको याद रखना है कि यूरिनरी सिस्टम में क्या आता है और एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या आता है। यूरिनरी सिस्टम में 2 किडनी, 2 यूरेटर्स है ना, यूरेथ्रा और ब्लैडर आता है। ये आपका यूरिनरी सिस्टम का है। लेकिन वही अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम पूछा जाए, उत्सर्जन तंत्र पूछा जाए, तो उसमें फेफड़े भी आ जाएंगे, उसमें आपकी स्किन भी आ जाएगी, है ना, उसमें जो है मतलब जो भी बेसिक चीजें हैं वो लगभग सब आ जाती हैं। तो आपको इन जिससे शरीर जो है वो पदार्थों का त्याग कर रही है। ठीक है। तो आप हमेशा याद रखिए कि जब भी प्रश्न पूछा जाता है किसी भी व्यवस्था को लेके, तो आप उसके तरीके से, मतलब उसको देखने की कोशिश कीजिए कि आखिर जो है ये जानने की कोशिश क्या कर रहा है और ये प्रश्न पूछे जाने के पीछे कारण क्या है। ठीक है। तो मुझे लगता है कि अगर इसके अलावा आपको कोई प्रश्न नहीं समझ में आता है, तो एक बार आप मुझे से पूछ सकते हैं। हाँ, ये इसको किडनी विज्ञान का जो अध्ययन है, इस अध्ययन को बोला जाता है नेफ्रोलॉजी। किडनी विज्ञान का जो अध्ययन होता है इसको बोलते हैं नेफ्रोलॉजी। ये बात हमेशा याद रखिएगा। ऐसे ही ऊतक विज्ञान का जो है वो क्या कहते हैं उसे, ऊतक विज्ञान को हिस्टोलॉजी, और जो कोशिका होती है सेल को, तो सेल को बोला जाता है साइटोलॉजी, है ना। तो इस तरीके से जितने भी साइंसेज हैं, तो उनको हमेशा उनका अलग अलग कुछ ना कुछ नाम है, तो आपको उन नामों को हमेशा याद रखना जाता है। ठीक है। अब इसके अलावा और मुझे नहीं लगता कि किडनी में कोई भी महत्वपूर्ण विषय वस्तु है जिसको हमें जाने की आवश्यकता है। हाँ, एक प्रश्न ये कॉमनली देखा जाता है कि लगभग नेफ्रॉन्स की संख्या आपके शरीर में कितनी होती है? ये अगर कोई प्रश्न पूछता है तो इसका उत्तर लगभग ये मिलियंस के आसपास में होती है ना। तो 1 से 1.5 मिलियन के आसपास होती है। एक और प्रश्न पूछा जाएगा अगर बहुत दिमाग लगाया जाए तो, कि इसमें कितने प्रकार के टिश्यूज होते हैं? तो बेसिकली 2-3 प्रकार का टिश्यू होता है, क्योंकि किडनी क्या है, फैट में सुरक्षित होती है। जो फैट होती है उसमें किडनी रखी होती है और उसे हम लोग एडिपोज टिश्यू बोलते हैं। एडिपोज कैप्सूल्स के तौर पे उसमें स्थापित होती है। तो एक तो रेनल कैप्सूल हो गया इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा, एडिपोज कैप्सूल हो गया, और रेनल फैसिया। फैसिया मतलब जो जिस गड्ढे में वो अच्छे तरीके से सुरक्षित है उसे रेनल फैसिया बोला जाता है। तो ये इसका एक और अन्य हिस्सा है। ठीक है। अब आपको अगर इसमें से कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप मुझे बताइए, ताकि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकूं। 1 सेकंड में मैं आपके सारे इस सिस्टम को अलाउ करता हूं। आप लोग अनम्यूट कर सकेंगे। हाँ, अब आप लोग अनम्यूट कर सकेंगे। नमस्ते सर। नमस्कार। नमस्ते सर। हाँ जी, एक क्वेश्चन है कि ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव जो आपने बताए थे वो आउटर कवर्स है ना, आउटर लेयर्स में आते हैं नेफ्रॉन्स अंदर, और ये आउटर कवर है ना? हाँ, देखिए, जो किडनी जो है, जैसे किडनी जो है ऐसे ऐसे रहती है ना, ऐसे किडनी।
तो इसको क्या बोलते हैं, इसको ये जो हिस्सा, ये जो अंदर की तरफ गड्ढा हुआ, ठीक है ना, ये हो गया अंदर की तरफ से गड्ढा। इसी से क्या कहते हैं, अंदर की तरफ रेनल आर्टरी जा रही है, इसी की तरफ क्या कहते हैं रेनल वेन्स जा रही है, यही से यूरेटर निकल के जा रही है। तो ये एक हिस्सा हो गया, ठीक है। तो कॉन्वेक्स एक तरफ से, कॉन्केव एक तरफ से, तो इन दोनों को ये हम लोग अपर लेयर में, मतलब वो बाहर के ही हिस्से को हम देख रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि उसके अंदर के हिस्से को हम देख रहे हैं, कि अंदर अंदर तो पूरी तरीके से वो एक सर्कुलर मोशन में बना पड़ा है, जहां पे कॉर्टेक्स और मेड्यूला बनी पड़ी है, ठीक है। तो ये दोनों एक एक इस साइड का हिस्सा है और एक इस साइड का हिस्सा है। इस साइड के हिस्से को हमें कोई देखना ही नहीं है। जो इधर सा जो गड्ढा जिसमें जा रहा है, उस गड्ढे को हम हाइलम बोलते हैं। मैंने आपको बताया किडनी में सिर्फ 5-6 बातें आपको याद रखनी है। किडनी खुद में, रेनल दूसरा, नेफ्रोलॉजी इसके अध्ययन को बोलते हैं, नेफ्रॉन्स इसकी बेसिक यूनिट है ना। उसके अलावा जो है रेनल आर्टरीज और रेनल वेन्स इसमें पाई जाती हैं। हाँ, और एक और अच्छा, एक चीज तो मैंने आपको स्लाइड में, मुझे लग रहा है मैंने आपको दिखाया नहीं, अभी दिखाता हूँ, एक सेकंड दीजिए मुझे। इसके बाद वाली स्लाइड थी कि वो एक प्रश्न पूछे जाने की संभावना मुझे लगता है हमेशा, ये वाली जो वो है रेनल वेन। देखिए खून आता कैसे है, ये क्रम दे देगा कई बार कि पहले जो है ब्लड किस में आया, आर्टरीज से आया, फिर सेगमेंटल आर्टरी में जाता है, फिर इंटरलोबर आर्टरीज में जाता है, फिर एरुकेट आर्टरीज में जाता है, फिर कॉर्टिकल रेडिएट आर्टरीज में जाता है, और फिर एफरेंट आर्टरीज में जाएगा। एफरेंट देखिए, रेनल आर्टरी के बाद आप बीच वाले को उड़ा दीजिए, सारे आर्टरीज को, रेनल आर्टरी पकड़िए, फिर एफरेंट, आर के बाद ए जुड़िए, रेनल आर्टरी, आर्टरी है अफरेंट आर्टरी, और फिर एफरेंट से होके निकल जाएगा। देखिएगा अभी बाहर जो है एफरेंट से होके यहाँ से ये बाहर की तरफ निकल रहा है इफरेंट की तरफ से। देखिए ये लिखा ना इफरेंट आर्टरियोल। तो हमेशा आपको क्या याद रखना है, रेनल आर्टरी है ना, एफरेंट, AFFERENT एफरेंट आर्टरियोल, फिर ग्लोमेरुलस जो आया, ग्लोमेरुलस के बाद में एफरेंट होते हुए फिर रेनल वेन से होते हुए ये बाहर निकल जाता है। हाँ, तो आप हमेशा जब भी आप इस तरीके की व्यवस्था देखिए कि आपको पूछे कि खून कैसे आता है, निम्न में से रक्त के प्रवेश करने का क्या मार्ग है किडनी में, तो आपको ये बात बाखूबी याद रखनी है कि रेनल आर्टरी में ब्लड आया, आर्टरी के बाद में एफरेंट की तरफ पहुंचा, एफरेंट आर्टरी से होते हुए इफरेंट मतलब ग्लोमेरुलस में पहुंचा, ग्लोमेरुलस से इफरेंट्स में गया, और इफरेंट्स में से फिर रेनल वेन से होते हुए रक्त बाहर निकल गया। और इस दौरान किसको बाहर कर लिया, जितने भी यूरिया से संबंधित है। कई बार कैल्सीफाइड जो अवस्था होती है, यानी ओवर कैल्शियम लेने के कारण से हमारी किडनी कैल्शियम का संचय करना शुरू कर देती है, और फिर वो बनाता है किडनी के अंदर पथरी, है ना। कैल्शियम के कारण से कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह, मतलब कैल्शियम से संबंधित बहुत सारी चीजें जो है वो अलग अलग तरीके की, और कई बार ये अलग अलग एमएम्स में पाई जाती हैं। तो ये ओवरऑल आपके किडनी का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब अगर आपको इसमें ऐसा है जो कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मेरे से पूछ लीजिए, अन्यथा मैं इस रिकॉर्डिंग को ऑफ करता हूँ। यदि कोई चिट चैट बात करनी है तो भी आप मुझे बताइए। चलिए मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ वैसे।